रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, 100% रेगिस्तान भी पानी में डूब जाएगा। ये लाइन्स हम मजाक में नहीं कह रहे हैं, ऐसा सच में हुआ है, वो भी दुबई में। गगनचुंबी इमारतों के नाम से जाने जाने वाले दुबई का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। 21वीं सदी के वेल डेवलप्ड देशों में से एक दुबई में 15 तारीख को बारिश होना शुरू हुई और इसी बारिश के साथ प्रकृति ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में अपना कहर बरपाया। रोड पर चलने वाली करोड़ों की कारें रोड पर तैर रही थी। जी हाँ दोस्तों, रोड पर तैर रही थी। 15 अप्रैल की रात में शुरू हुई बारिश कब आंधी तूफान में बदल गई पता ही नहीं चला। इस तूफान ने गगनचुंबी इमारतों को भी हिलाकर रख दिया। नज़ारा तो ऐसा था कि दोपहर में रात का मंजर नजर आ रहा था। इस नज़ारे को देखकर कई लोग तो पूरी तरह से डर गए थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह के नज़ारे को पहले कभी नहीं देखा था। दुबई एयरपोर्ट का नज़ारा तो ऐसा था कि प्लेन के पायलट्स को भी नहीं समझ में आ रहा था कि प्लेन को उड़ाकर ले जाना है या फिर नाव की तरह तैराकर। पर सोचने वाली बात तो ये है कि जिस अमीरात ने अपने देश में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना ली हो, समुद्र के बीचों बीच दुनिया का एकमात्र मैनमेड आइलैंड बना लिया हो, वो आखिर बारिश के पानी में डूबा कैसे? तो आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुबई में आई बाढ़ के पीछे का मुख्य कारण क्या था, आखिर क्लाउड सीडिंग क्या होती है, और आखिर समुद्र के बीचों बीच मैनमेड आइलैंड बना लेने वाला देश आखिर बारिश के पानी से क्यों नहीं बच पाया, और आखिर रेगिस्तान से घिरे दुबई में ऐसी बाढ़ कैसे आई कि रेगिस्तान में भी नदियां बहने लगी। दोस्तों, दुबई में आई इस बाढ़ को अब तक की सबसे बड़ी आपदा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में बसे दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 24 घंटे में 6.26 इंच बारिश हुई। अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल है तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के अकॉर्डिंग यहाँ इतनी बारिश 2 सालों में होती है। यानी कि 2 सालों में कुल होने वाली बारिश एक ही दिन में छोड़िए महज कुछ घंटों में ही हो गई। दुबई ने भले ही हर क्षेत्र में तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन दुबई आज भी अपने रेन सिस्टम की वजह से खासा परेशान रहता है। अब क्योंकि दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ है, इसलिए वहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है। गर्मियों के समय हालात तो ये होते हैं कि उस समय टेम्परेचर का 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाना बहुत ही आम बात है। ये बात सिर्फ दुबई की ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ कंट्रीज की है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज अपने देश से निकलने वाले पेट्रोलियम के साथ साथ अपने देश में पड़ने वाली गर्मी की वजह से भी जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब दुबई में भीषण गर्मी पड़ती है तो कई लोग समर वैकेशंस मनाने के लिए दुबई जाते हैं और वहां के तपते रेगिस्तान में डेजर्ट सफारी वगैरह करते हैं। लेकिन वैकेशंस के बाद ये देश इस भीषण गर्मी से बचने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्निक का यूज करता है, और कई वेदर एनालिटिक्स का कहना है कि गल्फ कंट्रीज में आई बाढ़ की वजह यही क्लाउड सीडिंग ही है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान भी उड़ाया था और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें ही कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि अब यहाँ के हालात और जज्बात दोनों ही बदल चुके हैं। गल्फ स्ट्रेट नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बताया कि 15 और 16 अप्रैल को दुबई एयरपोर्ट से कुछ विमान उड़े थे। इन 2 दिनों में बारिश को कराने के लिए विमानों ने 7 बार उड़ान भरी, और जैसे ही ये विमान उड़े तो उसके कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ का मौसम खराब हो गया और वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगी। वहाँ होने वाली बारिश का असर तो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए। दुबई में बने बाढ़ के इन हालातों की कल्पना कभी भी किसी ने भी नहीं की होगी कि दुबई में भी कभी ऐसी बारिश होगी कि वहाँ के लोगों का जीना बेहाल हो जाएगा। अब हो सकता है कि एक सवाल आपके जहन में भी आ रहा हो कि आखिर क्लाउड सीडिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, या आखिर असल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बता दें कि क्लाउड सीडिंग, जिसे आर्टिफिशियल रेन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी तकनीकी है जिसकी वजह से जिन इलाकों में बारिश कम होती है या फिर नहीं होती है, वहाँ पर आर्टिफिशियली बारिश कराई जाती है। इसके लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ाए जाते हैं। इन प्लेन्स के जरिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे केमिकल्स बादलों में मिलाए जाते हैं, और फिर हवा या बादल में स्प्रे किए गए ये पार्टिकल्स भाप को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये नॉर्मल दिखने वाले बादल हैवी डेंसिटी तूफान वाले काले बादलों में बदल जाते हैं। ये कण वाटर वेपर के कंडेंसेशन और वर्षा की बूंदों या फिर बर्फ के क्रिएशन बनने में मदद करते हैं, जिससे कि बादल बनते हैं और फिर यही बादल बारिश कराते हैं। इस तरह की क्लाउड सीडिंग प्रोसेस के जरिए होने वाली बारिश में कुल आधे घंटे का समय लग जाता है। अब क्योंकि इस प्रक्रिया में बादलों को तैयार किया जाता है, यानी कि हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन ऊपर आकाश में जाकर बादलों को बनाते हैं,
इसीलिए इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इसी तकनीकी में गड़बड़ी के कारण ऐसी तबाही मची। खाड़ी देशों में सूखे और गर्मी के हालात से निपटने के लिए पहले भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इतना भयानक मंजर वहां पहली बार दिखा है। बता दें कि यूएई में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत साल 1990 में हुई थी। यूएई के अलावा चीन और अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश इस तरह की बारिश करा चुके हैं। साल 2008 में चीन के बीजिंग ओलंपिक में ऐसे ही क्लाउड सीडिंग का नमूना देखने को मिला था, जहां पर चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के द्वारा बादलों को बारिश वाले बादल में बदलने के साथ ही उनसे एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी। दोस्तों, दुबई और उसके आसपास के देशों में इस समय बेहद धीमी गति से साउथर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है तो आपको बता दें कि ये एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो कि अपने साथ गर्म हवा को लेकर चलती है। दुबई और उसके आसपास के देशों में जहां धूल के तूफान आते रहते हैं, जहां पर धूल के कण खुद में क्लाउड सीडर होते हैं, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस कहा जाता है। माना जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग में बहुत सारे धूल के कण शामिल होने के कारण ऐसी गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण पूरा दुबई जलमग्न हो गया है। वैसे तो आमतौर पर आर्टिफिशियल रेन उसी एरिया में होती है जहां पर यह कराई जाती है, लेकिन खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो बाढ़ को लेकर आए। जब प्राकृतिक तौर पर एक जगह पर जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है। इसे बादल फटना भी कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट भी सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो, जो कि बाढ़ का कारण बनी। आर्टिफिशियल रेन की इस थ्योरी को सबसे पहले विंसेंट जोसेफ शेफर और नोबेल पुरस्कार विजेता इविंग लैंगम्यूर ने इसे कंफर्म किया था। शेफर ने जुलाई 1946 में क्लाउड सीडिंग का ये प्रोसेस खोजा था और इसके बाद 13 नवंबर 1946 को क्लाउड सीडिंग के जरिए पहली बार न्यूयॉर्क फ्लाइट के थ्रू नेचुरल बादलों को बदलने के एफर्ट्स डाले। जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बाथर्स्ट में क्लाउड सीडिंग को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया गया था। उस समय इसे मुश्किल वक्त में यूज करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब तो इसका यूज धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस तकनीकी का यूज अक्सर सूखा से प्रभावित होने वाले इलाकों या फिर एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए किया जाता है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने के लिए भी किया जा चुका है। अब जैसा कि कुछ देर पहले अभी हमने आपको बताया कि यूएई रेगिस्तान में बसे होने के कारण पृथ्वी पर सबसे गर्म और ड्राई रीजन वाले जोन में से एक है, जिसके चलते ये बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग करने वाले देशों में सबसे आगे है। यूएई ने पहली बार साल 2002 में अपना क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया था और उसके बाद से आज तक यूएई को जब जब बारिश की जरूरत महसूस हुई, उसने तब अपने जहाज या हेलीकॉप्टर को बादलों में जाकर बारिश करने का आदेश दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग किस हद तक यूज किया जा चुका है। अब हो सकता है कि आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा हो कि जब दुनिया के सभी देशों ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है, तो क्या हमारे भारत ने भी कभी इस तकनीकी का यूज किया है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत ने क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला इस्तेमाल साल 1951 में किया था। उस समय भारतीय मौसम विभाग के पहले महानिदेशक एसके चैटर्जी एक जाने माने क्लाउड सीडिंग साइंटिस्ट थे और उन्हीं की लीडरशिप में भारत में इसके यूज को प्रैक्टिकली शुरू किया गया था। उन्होंने उस समय हाइड्रोजन गैस में भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश कराई थी। भारत में क्लाउड सीडिंग का उपयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए काफी समय से किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत में कई प्राइवेट फर्म्स ने भी इस तकनीकी का यूज किया है। जैसे टाटा फर्म ने साल 1951 में वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर इस तरह की बारिश कराई थी। फिर पुणे के रेन एंड क्लाउड इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आर्टिफिशियल रेन कराई। भारत में साल 1983-84 में भी क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई गई। और इतना ही नहीं, साल 1993-94 में सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु में भी इसका यूज किया गया था। इस तकनीकी का एक फेलियर भी हमें देखने को मिला और वो हुआ दिल्ली में। जब 2018 में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने पर आर्टिफिशियल रेन कराने की पूरी तैयारी कराई गई थी। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने एयर पॉल्यूशन को सीरियस सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कर ली थी। बस मौसम के अनुकूल होने का इंतजार किया जा रहा था। आईआईटी के प्रोफेसर ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए इसरो से विमान को भी मंगवा लिया था, लेकिन मौसम अनुकूल न होने की वजह से आर्टिफिशियल रेन नहीं करवाई जा सकी। यानी कहने का मतलब साफ है कि भारत भी बाकी तकनीकों की तरह आर्टिफिशियल रेन कराने में भी पीछे नहीं है, लेकिन भारत को पता है कि आर्टिफिशियल रेन कब, कहां और कितनी मात्रा में करानी है।
वैसे दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति बदला लेने पर उतारू हो जाती है तो उसके प्रकोप से कोई भी नहीं बच सकता। जिसका उदाहरण आज आपके सामने दुबई के रूप में है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना डाली, समुद्र के बीचों बीच पाम जुमीरा नाम का एक मैनमेड आइलैंड बना डाला। जो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा वो आपको दुबई में देखने को मिलेगा। साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में इतना आगे होने के बाद भी दुबई प्रकृति के कहर को झेल नहीं पाया। वैसे इस इंसिडेंट को देखने के बाद आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ में। धन्यवाद।